अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अच्छा जी, साइंस का, जनरल साइंस का आज हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लेक्चर नंबर 6 है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बेसिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाएंगी। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर आपने पूरा सुनना है, अदरवाइज़ आपका नुकसान है अगर आप ये लेक्चर पूरा नहीं सुनते। बड़े काम की बातें इसमें होने वाली हैं और ये बड़ा ही सूदमंद साबित होगा आपके लिए। लिहाजा मेरी आपको नसीहत है कि लेक्चर आपने पूरा सुनना है। इसके अंदर हमारे पास आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मैटर क्या चीज़ है। देखें, कोई भी चीज़ जिसके अंदर वज़न हो, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और प्लस जो जगह भी घेरे, मतलब दो शराइत हैं, जगह घेरे और वज़न रखे, हर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर की एग्जांपल आपके पास बहुत सारी हैं, लकड़ी है, तख्ता है, फट्टी है, किताब है, चेयर है, ये सारे के सारे मैटर्स हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार ये बताओ कि जो एयर है या हवा जिसे आप कहते हो, क्या ये भी मैटर है या नहीं है, तो बिल्कुल, हवा हो या गैस हो वो भी मैटर ही है। क्योंकि अगर आप जब मैटर की आप बात करते हो तो मैटर की यही बेसिकली जो है ना, तीन जो है स्टेट्स होती है। नंबर 1 सॉलिड स्टेट होती है, नंबर 2 लिक्विड यानी कि माय, और नंबर 3 गैस। प्लस अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार क्या इसकी कोई चौथी स्टेट भी मौजूद है, तो बिल्कुल जनाब, चौथी स्टेट भी मौजूद है। पहले नंबर पर तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, प्लस उसके अलावा चौथे नंबर पर इसकी एक और स्टेट आपके पास प्लाज्मा भी मौजूद होती है। ठीक है जी, समझ रहे हो ना आप। तो ये चार स्टेट्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम्स में। उसके बाद स्पीडीली हम आगे चलते हैं और आपको चीज़ें एक एक करके करवाते जाते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई है आपके पास के फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये देखिए सॉलिड की एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास लिक्विड्स की एग्जांपल्स हैं और ये आपके पास गैसेस की एग्जांपल्स हैं। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आपको इस पे इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ये बेसिक स्टेट्स हैं। उसके बाद प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, तो उसको हम फिलहाल यहाँ खैर डिस्कस भी नहीं करते। हम इन्हीं 3 स्टेट्स को लेकर आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर उसके बाद जो मेजर बात है वो ये है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये असल चीज़ है हमारे पास पढ़ने की, कि पार्टिकल्स किन के अंदर अरेंजमेंट्स किस तरह होती है, सॉलिड्स में किस तरह होती है, लिक्विड्स में और गैसेस में किस तरीके से होती है। तो देखें, सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड को अगर देखा जाए तो सॉलिड के जब मॉलिक्यूल्स की बात करें या एटम्स की बात करें तो सॉलिड के एटम्स बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के साथ यूँ जुड़े हुए होते हैं, करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब यूँ पैक्ड होते हैं। सॉलिड के जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब इस तरीके से। जब ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब करीब हैं तो आपको क्या लगता है कि ये स्लाइड कर सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या सॉलिड के एटम्स स्लाइड कर सकेंगे, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि नहीं यार, ये स्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ कंप्रेस हुए पड़े हैं, पहले ही ये फिक्स हैं एक दूसरे के साथ। कोई आपसे पूछ ले कि क्या ये आज़ादाना मूव कर सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, तो आप कहेंगे नहीं यार, ये आज़ादाना भी मूव नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछ ले कि क्या आप इसको जो है दबा सकते हो सॉलिड को बड़ा इजीली, तो आप कहेंगे नहीं दबा सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इनको दबाना इतना आसान नहीं है। सॉलिड को इतना ईजिली आप नहीं दबा सकते। उसके बाद कोई आपसे पूछे कि क्या यार सॉलिड की कोई ख़ास शक्ल होती है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, सॉलिड की ख़ास शक्ल होती है। आप कुर्सी को देखें तो एक ख़ास शक्ल है और उसका एक ख़ास वॉल्यूम होता है, ख़ास शक्ल और ख़ास वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं होता कि कुर्सी जो है आधे घंटे पहले कुछ और शक्ल की और बाद में कुछ और शक्ल हो जाए, तो इसका ख़ास शक्ल और ख़ास वॉल्यूम होता है। यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ख़ास तौर पर ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, इसके पार्टिकल सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर यूँ वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स की भी अगर देखा जाए तो तकरीबन ये सॉलिड से मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन इसके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा फासला ज़्यादा होता है सॉलिड की निस्बत, मतलब इसके पार्टिकल्स उतने करीब नहीं होते। बहरहाल इसके पार्टिकल्स के दरमियान भी काफ़ी कशिश की फोर्स, जिस तरह सॉलिड के मालिक्यूल तो बिल्कुल करीब करीब थे ना, सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल करीब करीब थे, तो उनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके मुकाबले में अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की आप बात करें तो इनके दरमियान भी कशिश काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन सॉलिड से कम होती है। और अगर कंप्रेशन की बात की जाए तो इनके दरमियान फासला चूँकि थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये जो सॉलिड के मालिक्यूल हैं ये स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर,
यानी कि यही जो स्लाइड करने की खासियत है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, उसी की वजह से जो लिक्विड है वो बह जाते हैं। आप देखते हैं कि लिक्विड क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। अगर कोई अब आपसे पूछ ले क्या क्या लिक्विड की कोई जो है ख़ास शक्ल होती है, तो जी लिक्विड की कभी भी ख़ास शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में आप लिक्विड को डालते हैं ये उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब जिस भी बर्तन में डालोगे ना, बोतल में डालोगे तो लिक्विड बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, किसी जग में डालोगे तो जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, गिलास में डालोगे गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि यार क्या जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम मुस्तकिल होता है, तो बिल्कुल जी वॉल्यूम इसका एक ही रहता है, सेम रहता है वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम नहीं बदलता है। अब ये बात कैसे समझ आए जी, शक्ल की बात तो समझ आ गई कि शेप वो बर्तन वाली लेता है, लेकिन वॉल्यूम सेम कैसे रहता है। तो यार अगर आप 2 लीटर दूध लोगे तो आप उसे चाहे जग में डालो, चाहे किसी घड़े में डालो, चाहे उसे गिलास में डालो, जिस मर्जी बर्तन में डालो, वो दूध 2 लीटर ही रहेगा, तो उसका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब कहने का क्या है, वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का और शक्ल उसकी चेंज हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें यही बातें हैं कि पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बट आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, लेकिन उस तरतीब से अरेंज नहीं होते जिस तरह सॉलिड्स में होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन सॉलिड्स के निस्बत कम होती हैं। लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते आसानी से। देखें जिस तरह सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते थे, उसी तरह आप लिक्विड्स को भी उतना इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स भी काफ़ी क्लोज होते हैं। बहरहाल सॉलिड से तो कम होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज होते हैं। उसके अलावा देयर पार्टिकल्स कैन मूव अवे, इनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ये वही सलाहियत है जो मैंने आपको वही बताई है कि इनके पार्टिकल्स स्लाइड कर सकते हैं आराम से, वही सलाहियत इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखो यार, ये आपके पास आ रहा है कि लिक्विड्स कैन फ्लो, वही यानी ये बह जाते हैं, वही सिंपल सी बात है। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि 2 लीटर का दूध हो तो वो 2 लीटर ही रहेगा, बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसको रीड कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ख़ास तौर पर ये जो शेप एंड वॉल्यूम वाली जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम गैसेस की बात करें तो देखें यार, गैसेस तो जो है ना, अब गैसेस को अगर आप देखोगे तो गैसेस के पार्टिकल तो देखो ये डायग्राम बने हुए कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से। अब इतने दूर दूर ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, तो ये तो भाई आज़ादाना हरकत करते हैं, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, और जब इतनी आज़ादाना हरकत होगी तो ये एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं। टकराने का मतलब है कि कोलाइजन होता है इनके दरमियान। क्या होता है जिनके दरमियान? कोलाइजन होता है। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान हमेशा क्या होता रहता है? कोलाइजन। और जब टकराव होता है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी पड़ता है, एक दूसरे पर भी प्रेशर ये डालते हैं, और जिस बर्तन के अंदर ये बंद हो उस पर भी प्रेशर डालते हैं। जिस तरह आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल होती है सिलेंडर की, अगर आप किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरवाते हैं सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर की दीवारों के ऊपर भी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर डालते हैं, ऑफ कोर्स डालेंगे। यार कोई भी आपके पास सिलेंडर है उसके अंदर आपने गैस पार्टिकल जो भरवा रखे तो ये तो आज़ादाना मूव करते हैं इधर उधर, तो ये सिलेंडर अक्सर औकात क्या होता है, ये भी होता है कि फट भी जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इनके अंदर एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार क्या इनकी कोई ख़ास शक्ल होती है, कोई ख़ास वॉल्यूम होता है, नहीं जी, गैसेज हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, ना ही कोई ख़ास शक्ल है और ना ही कोई इनकी ख़ास वॉल्यूम होता है। मज़ीद देखें जी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी स्मॉल। अब देखो ना यार, ये इतने दूर दूर हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन कहाँ से होगी? नहीं होती बिल्कुल भी अट्रैक्शन। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इनके पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ादाना हरकत कर सकते हैं इधर उधर। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और बर्तन की दीवारों से भी ये टकराते रहते हैं। इसी वजह से ये बर्तन की दीवारों पर भी प्रेशर डालते हैं और आपस में भी एक दूसरे पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने डायग्राम्स भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह कसे हुए हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें लिक्विड की तो उनके दरमियान फासला निस्बतन ज़्यादा है, और अगर आप फिर बात करें गैस के मॉलिक्यूल्स की तो इनके दरमियान तो फासला बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद यहाँ पर यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आवर बॉडीज़ हैव सॉलिड्स, हमारे अंदर सॉलिड्स हैं स्किन की शक्ल में, मसल्स की शक्ल में और बोन्स की शक्ल में। लिक्विड्स भी मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड, सैलिवा एंड एसिड की शक्ल में। एसिड आपके स्टमक में पाया जाता है, आपके मैदे में एसिड मौजूद होता है। उसके बाद गैसेज की अगर बात कर लें तो हमारे जिसम में ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखें एसिड कहाँ है, आपके स्टमक में है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास, एसिड कहाँ है आपके स्टमक में। और लंग्स में क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि लंग्स में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है, फेफड़ों के ज़रिए आप सांस ले रहे हो, आप ऑक्सीजन अंदर खींचते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हो अपने फेफड़ों के ज़रिए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर जाती है CO2, और उसके बदले में दरख्तों से आप क्या ले रहे होते हो, ऑक्सीजन। तो इस तरह ये एक पूरा चक्कर बन जाता है जिसके ज़रिए आपके फेफड़ों के अंदर, आपके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि ये अदल बदल होती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को यहाँ तक। उसके बाद जनाब इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हीट के, कि हीट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इन मैटर्स के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर। मैटर्स के अगर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखें तो हीट के क्या असरात होंगे जी, अभी आपको बता देते हैं। तो यार देखो बड़ा सिंपल सा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करोगे ना, जब भी किसी चीज़ को गर्म करोगे तो गर्म करने से उसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है मालिक्यूल्स का हरकत करना। अगर यार आप लोगों को कहीं पर बिठा रखा हो 10-12 लड़के लड़कियों को और वहाँ पर आग लग जाए तो आपकी भी हरकत बढ़ जाएगी। इंसान की जिबिलत है कि जहाँ पर आग लग जाए तो वो अचानक से भागना शुरू कर देता है। तो ये जो मैटर के मालिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, इनको भी अगर गर्म किया जाए या इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उनकी हरकत तेज़ हो जाती है। और जब इनकी हरकत तेज़ होती है तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। दूर होने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई जिस्म ठोस है तो ठोस में पार्टिकल्स करीब करीब हैं एक दूसरे के, क्या है, करीब करीब। लेकिन जैसे ही आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स जो पहले एक दूसरे के करीब थे अब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। यानी ठोस की बजाय अब ये क्या बन गया, अब ये लिक्विड बन गया। ठोस से ये क्या बन गया, लिक्विड। उसके बाद मज़ीद इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गर्म करने पर, और लिक्विड से ये क्या बन जाते हैं, फिर गैस बन जाते हैं आखिर में, और इनके दरमियान फासला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन मैटर को, किसी भी मैटर को गर्म करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। गर्म करने पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील होगा, ठोस या सॉलिड हमेशा लिक्विड में तब्दील होगा, और लिक्विड फिर आगे जाकर गैस में तब्दील होगा। और अगर आप उल्टा अमल कर दें यानी ठंडा करना शुरू कर दें तो गैस लिक्विड में तब्दील होगी, और फिर लिक्विड किस में तब्दील होगा, ठोस में। ठीक है जी, लिक्विड जब ठोस में तब्दील होता है तो इस अमल को फ्रीजिंग कहते हैं, और जब गैस लिक्विड में तब्दील होती है तो इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कंडेंसेशन। ये आगे हमने पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने सिंपल शेप है, देखें सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है जब आप उसे हीट दे रहे हो, और फिर लिक्विड से क्या बन रही है, गैस बन रही है जब आप उसे हीट दे रहे हो। लेकिन अगर आप उल्टा चलो तो गैस को ठंडा करने पर लिक्विड बन जाता है, और ये देखो ठंडा, कूलिंग का मतलब ठंडा, और जब आप लिक्विड को ठंडा करते हो तो वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है जी, और ये जो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है इसको आप फ्रीजिंग कहते हो। लिक्विड से सॉलिड बनने को क्या कहते हो जी, आप फ्रीजिंग कहते हो। और गैस से आप जब लिक्विड बनाते हो तो इसको आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं जी इसे, कंडेंसेशन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ जी, मेल्टिंग क्या है। तो ये तो सिंपल सा है यार, मेल्टिंग बर्फ़ का पिघलना या किसी भी ठोस चीज़ का पिघलना। तो मेल्टिंग यही है कि जब आप किसी भी ठोस को या सॉलिड को आप गर्म करोगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी इसको गर्म करोगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस सॉलिड से क्या बन जाएगा, आपके पास लिक्विड बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, मेल्टिंग है। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप बर्फ़ को लें तो बर्फ़ जो है मेल्ट होकर क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, फ्रीजिंग का मतलब आपको पता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। अब फ्रीजिंग में क्या होगा, इसमें आप जाहिर सी बात है गर्म नहीं करोगे बल्कि चीज़ को ठंडा करोगे। ठंडा करने का मतलब है आप उसका टेम्परेचर कम करोगे। मतलब यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपके पास लिक्विड है यानी कि पानी है,
इस पानी को आपने क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा करने का क्या मतलब है भाई, ठंडा करने का मतलब है कि आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और जब आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये पानी क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और इस अमल को क्या कहेंगे आप, फ्रीजिंग कहेंगे। मतलब फ्रीजिंग में आप टेम्परेचर को कम करते हैं और इसके अंदर मेल्टिंग जो ऊपर था उसमें आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। तो सिंपल सिंपल से हैं ये, इनको पढ़ते जाइएगा आप। उसके बाद हमारे पास बॉइलिंग है, यानी उबालना। जब आप किसी चीज़ को उबालते हैं तो आपको पता है कि उबालने में आप किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, कम नहीं करते, बढ़ाते हैं आप टेम्परेचर को। फ़र्ज़ करें आपके पास किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड यानी कि पानी मौजूद है। ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है। आप इसके अंदर अगर नीचे से आग लगा दें तो आप इसका क्या कर रहे हैं जी, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पानी उबलना शुरू कर देता है, पानी उबलना शुरू करता है। जिस पॉइंट पर ये पानी उबलता है वो इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो इस पानी का क्या कहलाता है जी, बॉइलिंग पॉइंट। और आपको मालूम होना चाहिए कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अमल बॉइलिंग है, यानी आप लिक्विड को गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, वो उबलना शुरू कर दे, दिस इज़ बॉइलिंग। तो सिंपल सी टर्म है, बहरहाल मैं ज़्यादा समझा इसलिए रहा हूँ कि जो लड़के नए हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको पता नहीं होता कि वो सिंपल जो आर्ट्स के होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब आप किसी चीज़ को बॉयल करते हो तो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बढ़ती चली जाती है और उनकी अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। ठंडा करने पर याद रखिए, अब ये सिंपल सी एक थ्योरी है कि ठंडा करने पर आपके जो कोई भी चीज़ होगी वो सुगड़ती है। ठंडा करने पर सुगड़ना है, और जब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे, गर्म करने पर चीज़ आपकी फैलती है। ठीक है जी, गर्म करने पर चीज़ ने क्या होना, फैलना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एवेपोरेशन। के एवेपोरेशन क्या है जी, अब देखें एवेपोरेशन को समझने से पहले मैं आपको वेपोराइजेशन, ये जो पीछे हमने बॉइलिंग पढ़ा है ना, बॉइलिंग, अब बॉइलिंग में जब आप किसी लिक्विड को हाँ जी, देखें जब आप बॉइलिंग में किसी कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को रखकर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि टेम्परेचर बढ़ता 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 पानी का कितना हो जाता है जी, 100 सेंटीग्रेड हो जाता है। और 100 सेंटीग्रेड पर आपका पानी बॉयल करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। और अगर इससे भी आप पानी को ऊपर बढ़ाते हो तो उबलता उबलता पानी, जाहिर सी बात है, उसका भाप बनना शुरू हो जाता है। फिर पानी का क्या बनता है, भाप बनता है। और जब ये पानी का भाप बने तो इस अमल को आप कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं जी इस अमल को, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं जी, वेपोराइजेशन। मतलब आपने यहाँ से क्या सीखा कि जब भी पानी का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी पानी का आप क्या बढ़ाते हैं जी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, गर्म करने से पानी उबलना शुरू हो जाता है और उसकी भाप बनना शुरू हो जाती है। भाप को इंग्लिश में कहा जाता है वेपर्स। क्या कहते हैं जी, भापों को इंग्लिश में वेपर्स कहते हैं। और पानी के भाप बनने के अमल को वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या बात सीखने को मिली कि वेपोराइजेशन के अमल को शुरू करने के लिए टेम्परेचर का बढ़ाना ज़रूरी है काफ़ी हद तक। अब कुछ इसी तरीके से, इसी नाम से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन में भी पानी का भाप ही बनता है, एवेपोरेशन में भी पानी का क्या बनता है, भाप बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको पानी को गर्म करना नहीं पड़ता, बल्कि पानी खुद ब खुद टेम्परेचर के बढ़े बिना ही खुद ब खुद ही भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ़र्ज़ करें आप ये एग्जांपल देखें, ये खेत खलियान है, इसके अंदर पानी मौजूद है पहले से, और ये पानी खुद ब खुद ऊपर उड़कर जा रहा है, यानी इसे कोई गर्म नहीं कर रहा, तो इस अमल को आप एवेपोरेशन का नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई क्यारी है, कोई छोटी सी एक आपने बागीचा आपने बना रखा है। जब आप उसमें पानी देते हैं तो आप वहाँ जाकर कोई हीटर से गर्म तो नहीं ना करते, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद, एक आध दिन में वो पानी उड़ जाता है सारा का सारा। ये किस अमल के ज़रिए उड़ता है, एवेपोरेशन के ज़रिए। मतलब यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि एवेपोरेशन जो है खुद ब खुद जारी रहता है, उसके लिए टेम्परेचर की शर्त नहीं है, बल्कि ये हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। लेकिन जो पीछे हमने वेपोराइजेशन देखा, उसके लिए टेम्परेचर की शर्त है कि जब तक आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाओगे, टेम्परेचर का बढ़ाना उसमें ज़रूरी है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी वेपोराइजेशन होता है। बट एवेपोरेशन में आपको टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये हर टेम्परेचर पर ही खुद ब खुद होता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन का फ़र्क समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया है कि बॉइलिंग ऑफ लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हो तो आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। बट एवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, हाउ एवर इट इज़ रैपिड एट हायर टेम्परेचर्स। लेकिन वो कह रहा है कि एवेपोरेशन ज़्यादा टेम्परेचर पर बढ़ जाती है 12। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम कंडेंसेशन देख लेते हैं। कंडेंसेशन के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपका जो लिक्विड है, लिक्विड अगर आपके पास कोई गैस मौजूद है और गैस आपका लिक्विड में चेंज हो जाए तो इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी गैस से आप लिक्विड बना दो। अगर आप गैस से लिक्विड बनाओगे तो ऑफ कोर्स आपको इस गैस को लिक्विड बनाने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है जी, ना कि गर्म। ठंडा करेंगे तो गैस के मालिक्यूल जो मैंने कहा था ना कि ठंडा करने से चीज़ें सिकुड़ती हैं, जो गैस के मालिक्यूल दूर दूर हैं, ठंडा करने पर ये गैस के मालिक्यूल जो है फिर एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और ये शक्ल क्या बन जाएगी, लिक्विड की बन जाएगी। और ये अमल जिसमें आप गैस को लिक्विड में तब्दील कर दें, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें आप तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन हीट इज़ गिवन आउट टू द सराउंडिंग। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ जब ठंडी हो रही है तो उसकी जो गर्मी है वो माहौल में खारिज हो जाती है, माहौल में खारिज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का वाटर साइकिल में क्या किरदार है। अब ये वाटर साइकिल क्या है जी, कुछ भी नहीं है। वाटर साइकिल सिंपल यही है कि किस तरह ज़मीन का पानी आसमान की तरफ जाता है और फिर इस पानी का बादल किस तरीके से बनता है और फिर ये बादल से दोबारा बारिश बरसकर पानी की शक्ल में ज़मीन पर कैसे वापस आता है, यही आपका वाटर साइकिल है। मतलब ज़मीन से पानी का बादल बन जाना ऊपर जाकर और फिर बरस कर उस पानी का दोबारा ज़मीन पर आ जाना, ये वाटर साइकिल है बेसिकली, ठीक है। अब वाटर साइकिल की शक्ल यहाँ पर एक डायग्राम की शक्ल में बड़ा इजीली आपको समझा सकते हैं हम। देखें जी, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये माउंटेन्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। एक मिनट, देखें जी, ये माउंटेन्स वगैरह को आप देखें तो ये माउंटेन्स वगैरह से भी यहाँ से भी पानी जो है एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होकर यहाँ पर आपके पास इसकी कुछ बर्फ़ानी सी शक्ल बन जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें, ये आपके पास जो है ये खेत खलियान है, समंदर है, दरिया है, जो भी है, यहाँ से भी पानी क्या हो रहा है, एवेपोरेशन का अमल हो रहा है। एवेपोरेशन का मतलब पानी खुद ब खुद भाप बनकर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाकर इसके क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड्स भी बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्लाउड्स भी बेसिकली जो है गैसेज ही होती हैं, गैसेज का मजमुआ ही होता है ये क्लाउड्स भी। और ये जो गैसेज हैं बाद में इनके अंदर कौन सा अमल होता है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जब आपको पता है, जब कंडेंसेशन हो तो गैस का क्या बन जाता है, गैस का क्या बन जाता है जी, लिक्विड बन जाता है। और जब ये लिक्विड बनेगा तो दोबारा से बारिश बरसेगी और पानी की शक्ल में ज़मीन पर वापस आएगा। अब ये तो एवेपोरेशन हो रही है। और ये ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है जो दरख्तों के ऊपर उन्होंने दिखाई है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर खुद ब खुद टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी लिक्विड का तो वो आपका एवेपोरेशन है और ख़ुद ब खुद वो क्या है, भाप बनकर ऊपर जा रहा है। अगर इसी तरह आपका जो पानी वगैरह है, जो पौधों के पत्तों में भी आपको पता है कि पत्तों में भी पानी तो होता है ना, इन पत्तों से अगर पानी खुद ब खुद भाप बनकर ऊपर जाए तो इस अमल को आप ट्रांसपायरेशन कहते हो, ठीक है। मतलब कहीं पर पानी खड़ा हुआ है किसी जगह पर और वहाँ पर भाप बन रही है तो वो एवेपोरेशन है। और अगर दरख्तों के पत्तों वगैरह से जा रही है भाप बनकर ऊपर तो वो ट्रांसपायरेशन है। अब पानी चाहे एवेपोरेशन की शक्ल में भाप बनकर ऊपर जाए या पौधों से ट्रांसपायरेशन की शक्ल में भाप बनकर ऊपर जाए, उसने कंडेंसेशन के बाद पलटकर वापस ज़मीन पर ही आना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको समअप करें तो एवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इनसे, और यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर वेपोराइजेशन को भी हम देख सकते हैं। वेपोराइजेशन से भी पानी ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो चाहे वेपोराइजेशन से ऊपर जाए, चाहे एवेपोरेशन से ऊपर जाए, चाहे ट्रांसपायरेशन से ऊपर जाए, वापस उसने कंडेंसेशन के ज़रिए ज़मीन पर ही आना होता है पानी ने। तो ये अमल आपका क्या है, वाटर साइकिल है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यार ये क्लियर हो गया होगा कि वेपोराइजेशन जो है, वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, एवेपोरेशन क्या है और ट्रांसपायरेशन क्या है। फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। वेपोराइजेशन में आप हमेशा खुद गर्म करते हो किसी भी मैटर को और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसके भाप बनते हैं। एवेपोरेशन में खुद ब खुद भाप बनते हैं, आपको टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये हर टेम्परेचर पर होता है। और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए क्या होता है जी, पौधों के ज़रिए, पौधों के पत्तों से आपकी जो है भाप वगैरह बनकर, वेपर्स बनकर पानी से ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं। तो ये बेसिक इनका डिफरेंस है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर। ये जो गीलापन है, मॉइस्चर है, इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो यार ये बड़ा सिंपल सा है कि स्मोक के साथ अगर डस्ट मिल जाए, स्मोक यानी धुआं, और उसके साथ गर्द व गुबार मिल जाए तो आपकी फॉग बनती है, फॉग,
ठीक है, फॉग जिसे आप धुंध भी कहते हैं, ठीक है जी। और अगर इसी फॉग के साथ प्लस इस फॉग के साथ स्मोक मिल जाए, फॉग के साथ अगर स्मोक मिल जाए तो फिर यहाँ से बनती है स्मॉग। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अब ये फॉग कैसे बनी है, देखें फॉग कैसे बनी है, स्मोक और डस्ट के कम्बिनेशन से, स्मोक प्लस डस्ट। अब ये फॉग बन गई ना, उसके बाद फॉग से आप कहते हो कि सर स्मोक बननी चाहिए या स्मोक कैसे बनेगी, तो फॉग में अगर स्मोक मिल जाए तो वो स्मोग बन जाएगी। तो आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए कि फॉग और स्मोग में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर सिंपल शक्ल एक करके लिख रहा हूँ, सिंपल सी शक्ल करके, मतलब फॉग को अगर आप देखें, फॉग तो फॉग बराबर है आपके पास स्मोक प्लस डस्ट, ठीक है, स्मोक प्लस डस्ट। और अगर कोई आपसे पूछे कि यार ये स्मोक कैसे बनती है, स्मोक, तो स्मोक के लिए भी वही पहले नंबर पर तो वही स्मोक होगा, ठीक है, लेकिन प्लस इस स्मोक के साथ वो जो पहले बन चुका है ना फॉग, वो इसके साथ आकर मिलेगी, यानी उसी फॉग में मज़ीद स्मोक मिल जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्मोक बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर्स में आ चुका है पीपीएससी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये यहाँ पर बता रखा है कि ड्यू ड्रॉप्स किस तरीके से बनते हैं, शबनम वगैरह, तो शबनम भी कंडेंसेशन के अमल से बनती है ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल वगैरह कैसे बनते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पानी भाप की शक्ल में ऊपर जाता है तो वहाँ पर जाकर जो है ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। वाटर वेपर्स इन द एयर आर इन गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एट सर्टन हाइट, एक ख़ास सतह पर जाकर वाटर वेपर्स इन एयर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू कोल्ड। वहाँ पर जाकर जब ये ज़्यादा ठंडे इलाके पर पहुँचते हैं तो पानी बन जाते हैं दोबारा से। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर फॉर्म्स क्लाउड्स। अब ये जो हवा के अंदर पानी मौजूद होता है ना, हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, यही क्या बनाते हैं, आपके क्लाउड्स बनाते हैं, हवा के अंदर पानी, ठीक है भाई। उसके बाद ये स्नो ऑन माउंटेन्स है, तो ये भी आप इजीली देख सकते हैं कि स्नो किस तरह बनती है। ऑफ कोर्स ये भी पानी जमेगा तभी बनेगी, फ्रीजिंग के ज़रिए बनता है, ठीक है जी। अच्छा भी जी, उसके बाद जो है फ्रॉस्ट। अब ये फ्रॉस्ट क्या है जी, इन सिवियर विंटर, बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ रही हो, द वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर फ्रीजेस, तो माहौल में मौजूद जो पानी है ना वो जमना शुरू हो जाता है। टू फॉर्म स्नो ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमती है। एंड अ लेयर ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लैक्स, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो तालाब और झीलें वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी पानी की एक तह बन जाती है। ये जो पानी के ऊपर जो बर्फ़ की तह बनी, इसको क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जी की पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ जो है नेक्स्ट ये आपने डिस्कशन फोरम पर बताने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ये फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको आपने ध्यान से सुनना है और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान है ये। तो बेसिकली ना फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझा देता हूँ पहले कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या हैं। देखिए भाई, जो फिज़िकल चेंज है ना, फिज़िकल चेंज कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ की अगर साइज़ तब्दील हो गया है, शेप बदल गई है या कलर बदल गया है तो वो फिज़िकल सब्सटेंस, वो फिज़िकल चेंज है। मतलब शक्ल बदल जाए, साइज़ बदल जाए, कलर बदल जाए तो वो फिज़िकल चेंज है। अब फिज़िकल चेंज की एक सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है कि फ़िज़िकल चेंज के अंदर कभी भी कंपोजिशन नहीं बदलती, किसी चीज़ की कंपोजिशन नहीं बदलती। अब ये कंपोजिशन क्या है जी, कंपोजिशन से मतलब ये है कि कोई चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं, वैसी की वैसी ही रहती हैं। अब ये बात अभी आपको समझ नहीं आई। फ़र्ज़ करें आप पानी की एग्जांपल अगर आप ले लें, फ़र्ज़ करें अब पानी को फ़र्ज़ करें आप जमा कर बर्फ़ भी बना दें, तो आप देखें पानी की शक्ल बेशक बर्फ़ में तब्दील हो जाए या बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना दें, लेकिन इन दोनों के अंदर ये जो फार्मूला है इनका वो H2O ही रहता है, यानी 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का। तो ये एक फ़िज़िकल तब्दीली है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, चाहे पानी हो चाहे बर्फ़ हो। शक्ल बदल सकती है, साइज़ बदल सकता है, कलर बदल सकता है, लेकिन उसकी कंपोजिशन वही की वही रही। तो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज के हम और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये तरबूज का काटना भी फिज़िकल चेंज है। अब ये कैसे फिज़िकल चेंज है दी, आप इन तरबूजों को देख लें, तरबूज वैसे के वैसे ही, इनको दोबारा से आप जोड़ दें वैसे ही बन जाएंगे। फिज़िकल चेंज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो फिज़िकल चेंजेस होती हैं ये रिवर्सिबल होते हैं।
ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है दोबारा पहली हालत में वापस चले जाना। मतलब अगर आप, सिंपल सी बात है यार, अगर आप पानी का बर्फ़ बना दो तो क्या आप दोबारा से उस बर्फ़ का पानी नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं। तो इस तरह के चेंज को आप फिज़िकल चेंज कहेंगे। तो अभी तक फिज़िकल के अंदर हमारे पास कितनी बातें आ गई। नंबर 1 तो क्या है कि ये रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसीजर है ये। मतलब एक शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाए तो दोबारा पहली शक्ल में वापस चली जाती है। नंबर 2, जो जो कंपोजिशन है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। कंपोजिशन कभी भी तब्दील नहीं होती। कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। शक्ल चेंज हो सकती है, रंग चेंज हो सकता है, साइज़ चेंज हो सकता है, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज़ बेसिक हैं फिज़िकल चेंजेस की। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जी मज़ीद हम। यहाँ पर देखें, ये मोमबत्ती का पिघलना, ये जो वैक्स पिघल रही है ना, वैक्स का जो पिघलना है, मोमबत्ती का, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये भी क्या है जी, मोम का पिघलना, ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। अब ये फ़िज़िकल चेंज कैसे जी, मोम पिघल कर भी मोम ही रहती है, वो तब्दील नहीं होती। हाँ, लेकिन ये जो ऊपर मोम जल रही है ना, ये जो जलना है, जलना, जलना केमिकल चेंज है, ये जहन में रखिएगा। जलना क्या है, केमिकल चेंज है। जलना क्या है, केमिकल चेंज, ये आगे आएगा। अब पेपर्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस पीपीएससी में, एफपीएससी में, कि सर वहाँ पर आया हुआ था जी मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग पिघलना है, पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज है, जहन में रखिएगा। पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज। और मेल्टिंग, मेल्टिंग या पिघलना फिजिकल चेंज है, और जलना क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। इस फ़र्क को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं, हमारे पास आ जाती हैं केमिकल चेंजेस। तो ऑफ कोर्स केमिकल चेंजेस में वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उलट हो जाएंगी। नंबर 1, वो रिवर्सिबल था, तो ये इरिवर्सिबल है, यानी एक बार जो चीज़ बन गई सो बन गई, आप उससे दोबारा पहली चीज़ वापस नहीं बना सकते। नंबर 2, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो भी बदल जाती है, पहले वाली कंपोजिशन चीज़ की नहीं रहती, चीज़ मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। यानी कंपोजिशन ने यहाँ पर क्या हो जाना है, तब्दील। मतलब फिज़िकल का उलट है केमिकल चेंजेस। अब देखें, पहले हम चेंज देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई हो रही। नंबर 1 आप देखें, दूध की दही बनी, दूध की दही बनी, क्या दोबारा से दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। दूसरे नंबर पर आग जल रही है, ये जो लकड़ी है ये जलकर अब राख बन गई या आग बन गई, क्या दोबारा से इसकी वही लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि केमिकल चेंज। उसके बाद आप इसको देखें, लोहे के ऊपर जंग लग गया है, यानी कि लोहे के ऊपर रस्टिंग हुई है, जंग लगा है। अब जब जंग लगा है तो क्या इसकी कंपोजिशन वही है? क्या दोबारा से ये वैसा का वैसा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये भी क्या है आपके पास, केमिकल चेंज है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी बातें। उसके बाद देखें जी हाँ जी, इसको देखें यार, ये मारूजी अहम है। कोल इज़ कार्बन, कोयला जो है ये कार्बन है। व्हेन वी बर्न कोल इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड ऐश, राख में तब्दील हो जाता है। बर्निंग ऑफ कोल इज़ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। आप कोयले को जलाते तो नई नई चीज़ें बन जाती हैं और दोबारा से फिर उनसे आप कोयला नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लिहाजा ये भी केमिकल चेंज है। अगर कोई बात समझ ना आए तो डिस्कशन फोरम पर बिला झिझक पूछ लिया करें। उसके बाद जनाब ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन की वजाहत यहाँ पर की गई है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरीके से होती है। देखें जी, जब लोहे को ऑक्सीजन मिले और वाटर भी मिले, पिछले चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ कि जो आयरन है ये जो आपके माहौल में ऑक्सीजन की मौजूदगी, इसकी वजह से रस्टिंग होती है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है रस्टिंग या जंग लगने के अमल को तेज़ करती है। अभी तो ऑक्सीजन कम है, और वहाँ हमने एक पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन थी ना वो रस्टिंग को कम करती थी। बहरहाल वो आज के टॉपिक में नहीं है। ऑक्सीजन जो है ये आपकी जंग लगने या रस्टिंग के अमल को तेज़ करती है, और प्लस वाटर की मौजूदगी में अगर आयरन के पास ऑक्सीजन आ जाए तो वो आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट में चेंज हो जाता है। अब ये जंग का केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड। जंग का अगर कोई आपसे पूछ ले कि जी केमिकल नेम क्या है, तो क्या है जी, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन की जो फार्मूला है ना वो Fe होता है, और ऑक्सीजन का O होता है। अब क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो FeO मैंने लिखा है, क्या ये आयरन ऑक्साइड का फार्मूला सही है या Fe के साथ कुछ और भी आएगा? तो ये आप मुझे डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। तो रस्टिंग का आपको पता चल गया, आयरन प्लस ऑक्सीजन वाटर की मौजूदगी में क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें आगे, ये फालतू चीज़ें आप बस इनको देख लीजिएगा। उसके बाद केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ देखें अगर आप, तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। ये धुआं जल रहा है, देखें, ये
एसिड रेन जो है वो भी केमिकल चेंजेस की ही एक प्रॉपर्टी है। एसिड रेन ये केमिकल चेंजेस होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसिड रेन में आपको पता है सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते थे, या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल आप यूज़ करते हो वो सारे के सारे हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन्स का जो जलना है, जहाँ भी कोई चीज़ जल रही होगी वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, वो केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की अगर बात कर लें तो फर्टिलाइज़र्स या खाद वगैरह का बनना ये भी एक केमिकल चेंज के ज़रिए होता है, इसीलिए इनको केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी कहा जाता है। और फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है, इसीलिए इनको NKP के नाम से भी जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप केमिकल खादें, ये सॉलिड की शक्ल में है और ये लिक्विड की शक्ल में है। दोनों शक्ल में आपको खाद मिल सकती है मार्केट से, सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन तकरीबन सेम ही होती है। दोनों किस्म की खादों में वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होता है। पेपर्स में ये पूछा जा चुका है कई बार कि खादों के अंदर, फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। उसके बाद यार ये जो खादें हैं ये भी दो किस्म की होती हैं। एक तो आपके पास जो है नेचुरल खाद होती है, जिस तरह ये जो गोबर वगैरह होता है, और दूसरी जो आपके पास ये आर्टिफिशियल खाद जो कम फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनती है, ये आर्टिफिशियल खाद को आप फर्टिलाइज़र कहते हो। क्या कहते हो इसको आप, फर्टिलाइज़र। और जो नेचुरल खाद होती है, नेचुरल खाद का यहाँ पर नीचे उसने जिक्र किया होगा, इसको मैन्योर कहा जाता है। मैन्योर, गोबर खाद जिसे आप कहते हैं, मैन्योर, गोबर खाद, गोबर की खाद है। ये जो कूड़ा करकट है, ये जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो गोबर खाद होती है आपके पास। ठीक है, उसको मैन्योर कहा जाता है। तो ये मैन्योर भी देखें यहाँ पर उसने बताया, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय सॉइल। ज़मीन को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है मैन्योर उसको प्रोवाइड करती है। केमिकल चेंज इन मैन्योर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अभी जो गोबर वगैरह है, पौधे पत्तों का वहाँ पर सड़ना वगैरह, ये सारा का सारा केमिकल चेंज है और उसके ज़रिए ये प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं आपकी ज़मीन की भी और आपकी पैदावार की भी। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल से आप किस तरीके से घी बना सकते हैं जी। जो घी बनने का प्रोसीजर है बड़ा मशहूर है और कई बार PPSC में आ चुका है। ये भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल एक प्रोसीजर है कंप्लीट। वेजिटेबल ऑयल में अगर हाइड्रोजन मिला दी जाए निकल की मौजूदगी में, तो आपके पास बनास्पति घी बनता है जो कि फ़ैट है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया है पेपर में कि किस अमल के ज़रिए बनास्पति घी बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजिनेशन के अमल के ज़रिए लिखा हुआ है, कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन की मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन मिला दो वेजिटेबल ऑयल में, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, और इसी के ज़रिए आप बनास्पति घी बनाते हो। उसके बाद ये तो आपके पास हो गया बनास्पति घी, और ये क्या है जी, ये दूसरी चीज़, ये आपके पास मक्खन है जी। क्या है ये, मक्खन। और मक्खन को इंग्लिश में कहा जाता है मार्जरीन। और मार्जरीन किस तरह बनता है, ये भी केमिकल चेंज से बनता है। और इसके अंदर क्या है जनाब, आपके पास हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल प्लस स्किम्ड मिल्क, इन दो चीज़ों को मिलाओ तो आपके पास मार्जरीन बन जाती है। ठीक है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल प्लस स्किम्ड मिल्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स भी ऑफ कोर्स यही केमिकल चेंजेस से बनती हैं। सारे के सारे ये केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। अब प्लास्टिक्स की बात करें ना यार, तो प्लास्टिक जो है, इसको समझने के लिए सुन लीजिए कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक्स जो है बहुत एक बड़ी तादाद से बनते हैं, मालिक्यूल्स की बहुत बड़ी तादाद से। और ये मालिक्यूल्स फिर मज़ीद छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिनको मोनोमर्स कहते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ कि प्लास्टिक्स बनने के लिए सबसे पहले आपके पास मोनोमर्स बनते हैं। प्लास्टिक्स में सबसे पहले मोनोमर्स, ये मोनोमर्स मिलकर जनाब पॉलीमर्स बनाते हैं। ये मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। और फिर इन पॉलीमर्स से आपके पास नेक्स्ट क्या बनता है जी, इन पॉलीमर्स से आपके पास प्लास्टिक बनता है। नेक्स्ट इनसे क्या बनता है, आपके पास प्लास्टिक बनता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है जी, जब भी आप बात को समझेंगे तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले आपके पास प्लास्टिक्स बनेंगे, सबसे पहले आपके पास मोनोमर्स बनेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर पॉलीमर्स बनेंगे, और फिर आपके पास जाकर प्लास्टिक्स बनेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको रीड करें तो लिखा हुआ है, देखेंगे, प्लास्टिक्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स।
दैट इज़ वाई प्लास्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मोनोमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। अब मोनोमर्स कहाँ से बनते हैं जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मोनोमर्स कहाँ से बनते हैं? क्रूड ऑयल से बनते हैं। पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है यार कि क्रूड ऑयल से मोनोमर बना, मोनोमर से पॉलीमर्स बने, और फिर पॉलीमर से आपके पास क्या बनते हैं? फाइनली जाकर प्लास्टिक्स बनते हैं। और ये सारा अमल क्या है? केमिकल चेंजेस के ज़रिए होता है। फिर ये प्लास्टिक्स की उसने कॉमन एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं जी, पॉलीथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसीजर। तो ये तो यार मैं आपको बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसीजर वो होता है कि जिसमें आप पहली चीज़ से दूसरी चीज़ बनाओ और फिर दूसरी चीज़ से दोबारा पहली चीज़ बना सको, तो ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है। अभी हमने देखा था कि हमने क्या किया था जी, पानी से क्या बनाई थी हमने? बर्फ़ बनाई थी, और उसके बाद उसी बर्फ़ से दोबारा आप पिघलाकर पानी बना सकते हो। तो ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है। रिवर्सिबल प्रोसीजर हमने अभी तो देखा है, फिजिकल चेंज वो रिवर्सिबल प्रोसीजर था। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसीजर की, तो इससे पहली चीज़ से दूसरी चीज़ तो बन जाएगी, लेकिन दूसरी से दोबारा पहली चीज़ नहीं बनेगी। इरिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं ये केमिकल चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं जी? केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं बड़ी सिंपल सी, कि मिल्क से आप अगर योगर्ट यानी कि दही बना लो, तो दोबारा योगर्ट से मिल्क आप नहीं बना सकते। ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आपके पास केमिकल चेंज है। उसके बाद पानी से आप बर्फ़ बना सकते हो और बर्फ़ से दोबारा पानी बना सकते हो, तो ये आपके पास रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का मतलब ये फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है जी? फिजिकल चेंज। उसके बाद अब आप केले को देखें, केला गल सड़ गया, लेकिन ये दोबारा से वही ताज़ा दम केला नहीं बन सकता, ताज़ा केला। लिहाजा ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर, यानी कि ये कौन सा है? केमिकल चेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जनाब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिक के बारे में बताया कि प्लास्टिक का क्या नुकसान है और कौन से बैग्स आपको यूज़ करने चाहिए। ऑफ कोर्स आपको यार प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि प्लास्टिक जो है अगर ये पानी में मौजूद हो तो कम से कम ये 50-50 साल तक वहाँ पर पड़ा रहता है, जो और ये ख़त्म नहीं होता। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद ये की पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा जी। एमसीक्यूज़ आपने डिस्कशन फोरम पर बताने हैं। तो उम्मीद है आज की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात, कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप डिस्कशन फोरम पर पूछ सकते हैं जी। और उसके बाद वहाँ पर शामिल हुआ करें टेस्टों में, डेली बेसिस पर चीज़ों को डिस्कशन में भी शामिल हों और एक दूसरे की हेल्प करें। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।